साथियों नमस्कार। 7 रूल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है ग्राफ एंड चार्ट्स। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि ग्राफ एंड चार्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है और कंट्रोल चार्ट को कैसे रीड करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए चलते हैं। ग्राफ एंड चार्ट्स को हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा लाइन ग्राफ, दूसरा है बार ग्राफ, तीसरा पाई चार्ट, चौथा रडार चार्ट और पांचवा कंट्रोल चार्ट। ग्राफ पॉइंट्स को जोड़ने वाला ग्राफ है जो क्वांटिटेटिव डाटा के पेयर्स को शो करता है। ट्रेंड दिखाने के लिए बहुत अच्छा ग्राफ है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दोनों वेरिएबल होने चाहिए। दोनों वेरिएबल मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 2x, तो x भी एक वेरिएबल है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। तो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, मतलब x एक्सिस पे भी वेरिएबल ड्रॉ होगा और y एक्सिस पे भी वेरिएबल ड्रॉ होगा। 2 4 6 8 1 2 3 4। जब x ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जब x हमारा 1 तो y 2 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है। ये पॉइंट्स को, तो ये भी हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है और ये भी हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है। लाइन ग्राफ को बनाने के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले अगर हमारा डाटा बहुत हायर वैल्यू से थ्रू हो रहा है, जैसे यहाँ के 0 के बाद 98 है, तो हम बीच में ब्रोकन स्केल का यूज कर सकते हैं। इसको इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा ग्राफ है वो सेंटर में बन सके। ऐसा ना हो कि अगर ये हम ब्रोकन स्केल यूज नहीं करेंगे तो ग्राफ हमारा बहुत ऊपर से बनना शुरू होगा। ऐसे यहाँ पर भी हम ब्रोकन स्केल यूज कर सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन हमारी ये है कि हमें डॉट्स को इंडिकेट करना है। जो ये डॉट्स है इनको इंडिकेट करना है, ये डॉट्स इंडिकेट करके इनको ज्वाइन करना है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास जो हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करें तो उनकी टारगेट लाइन और जो लाइन ग्राफ का एवरेज है वो एवरेज और टारगेट लाइन दोनों को शो करना बहुत ही आवश्यक है। चौथा, हमें डाटा कब का है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसको हमें लिखना बहुत जरूरी है कि किस टाइम पीरियड का डाटा है, कब ईयर का है कि क्या है। और दूसरा, इधर जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और डाटा कब से कब तक का है, किसने कंपाइल करा और किसने स्टडी करा, कब कंपाइल करा और किसने कंपाइल करा। ये अगर हम इन चारों चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा लाइन ग्राफ बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही ऑथेंटिक बनेगा। इसमें सभी इंफॉर्मेशन इजिली हो जाया करेंगी। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट है जिसमें हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वर्टिकल बार चार्ट है तो कभी कभी इसे हम कॉलम चार्ट भी कहते हैं। इसका यूज बेसिकली हम कंपैरिजन में करते हैं। कंपैरिजन मतलब बिफोर और आफ्टर। ये कैसे करते हैं, हमारी सेल कुछ ऐसी थी जनवरी में 100 पीसेस थी और फैब में 200 पीसेस थी। अब हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी मार्च की सेल है वो 500 हो गई और जो अप्रैल की सेल है वो 800 हो गई। तो देखिए, प्रोडक्ट लॉन्च से पहले का सिनेरियो ये है, प्रोडक्ट लॉन्च के बाद का सिनेरियो ये है। तो हम बिफोर आफ्टर को कंपेयर करने के लिए भी हम बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। बार चार्ट को बनाने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। सबसे पहले जो मार्क्स हैं, वो पहली गाइडलाइन है, जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स अगर हम मैनुअल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक्सेल में ड्रॉ करेंगे तो ये डिफॉल्ट होगा। अगर हम मैनुअल ड्रॉ करें तो हमें मार्क माउंट ये बनाने हैं। दूसरी, ये यूनिट, माइक्रोसॉफ्ट की यूनिट क्या है। तीसरा, डिस्क्रिप्शन, ये जो हम चार्ट बना रहे हो किसका है। चौथा, ये 0 से शुरू होगा। पांचवा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट
आइटम्स जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो उनको कैटेगरी वाइज लिखना है। छठा, हम फिगर को नंबर भी दे सकते हैं, जो हमारा फिगर है उस फिगर को क्या हम नंबर दे सकते हैं कि फिगर नंबर इतना है। 7, हमें डाटा का हिस्ट्री लिखना है कि डाटा के बारे में, डाटा कब से कब तक किसने तैयार करा, किसने कंपाइल करा, कब कंपाइल करा और क्यों कंपाइल करा। हमें इन जो जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं इनके बीच में गैप रखना है। अगर हम उसमें एक्सेल में बनाएंगे तो डिफॉल्ट गैप आता है, अगर हम मैनुअल ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें गैप रखना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स का हमको कैटेगरी लिखनी है। और 5वां है क्या, हमें टाइटल लिखना है। 10th नंबर है, जो 10वां नंबर है वो 10वें नंबर पे हमें टाइटल लिखना है। इस तरह अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कंप्लीट परफेक्ट ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज हम बेसिकली कंट्रीब्यूशन को शो करने के लिए करते हैं कि प्रोडक्ट्स या फिनोमेना का टोटल में कितने प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन है। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है हमारे पास। सबसे पहली जो अदर्स है, हमारा अदर्स सबसे लास्ट में आएगा, वो का परसेंटेज चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो उसको हमें सबसे लास्ट में ही शो करना है। दूसरा, सेकंड, जो हम जितने भी क्वांटिटी का हम चार्ट बना रहे हैं उन क्वांटिटी को हमें मिडिल में शो करना है कि इतनी क्वांटिटी का चार्ट बना रहे हैं। हम इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से भी शो करते हैं और सर्कल में भी ऐसे करके शो कर सकते हैं कि इतने का चार्ट बना रहे हैं। तीसरा, ये लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन होनी चाहिए पूरी। तो अगर डाटा को हमेशा क्लॉकवाइज अरेंज करना है, मतलब क्लॉकवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एक्सेल में डाटा अगर हम सही अरेंज करेंगे तो ये डिफॉल्ट में बन जाएगा। अगर हम एक्सेल में डाटा सही अरेंज नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट में नहीं बनेगा। आइटम की कैटेगरी में और परसेंटेज को शो करना है। देखिए जब ए है, ये इसमें 317 क्वांटिटी और 28% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बी है 208 क्वांटिटी, 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो, अगर हमें इस पे काम करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है या हमारा जो है पोर्शन, उसको हमें हाईलाइट करना है। अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसा भी हाईलाइट कर सकते हैं। चौथा, ये लीजेंड्स हैं, ये अलग अलग कलर से शो कर रहा है कि ये फिनोमेना कौन सा, बी फिनोमेना कौन सा, सी फिनोमेना कौन सा है। इस तरह अगर हम बनाएंगे तो पाई चार्ट हमारा बहुत अच्छा पाई चार्ट बनेगा। इसमें हम कंपाइल्ड बाई भी लिख सकते हैं, कंपाइल्ड बाई भी लिख सकते हैं, कंपाइल्ड बाई और ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, कंपाइल्ड बाई और ड्यूरेशन दोनों डाल सकते हैं कि डाटा किसने कंपाइल करा, मतलब हु और व्हेन, ये भी हम इस डाटा में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है वो हमारा रडार चार्ट। जब दो एक्सिस से ज्यादा एक्सिस पर हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें रडार चार्ट का उपयोग करना होता है। बेसिकली हम जब हमें कई एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मेजर करना हो और एक ही ग्राफ में प्रेजेंट करना हो तो हम रडार चार्ट का उपयोग करते हैं। जैसे ये सुरेश है, अशोक है और दिनेश है। इनमें हार्डवर्क, इंटेलिजेंस, डिवोशन, वर्क फिनिशिंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल पे हमने रेटिंग्स दी हुई है। तो अगर हमें इन्हें एक ही चार्ट में करना है तो हमें रडार चार्ट का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए ये अलग अलग लाइन से अशोक, सुरेश और दिनेश है। ब्लू लाइन में अशोक है, मैरून में सुरेश है और ग्रीन में दिनेश है। और ये अलग अलग हेडर दिए हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, डिवोशन और वर्क फिनिशिंग एबिलिटी। अगर हमें 3 लोगों को कंपेयर करना है तो हमें रडार चार्ट का उपयोग करना चाहिए। कंट्रोल चार्ट, जो हमारा नेक्स्ट है वो कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट एक ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल टूल है। कंट्रोल चार्ट एक लाइन ग्राफ है जिसका उपयोग अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि प्रोसेस समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है। समय क्रम में डाटा प्लॉट किए जाते हैं। एक कंट्रोल चार्ट में हमेशा की तरह एक केंद्रीय रेखा होती है जिसको हम एवरेज लाइन बोलते हैं। ये एवरेज लाइन है, ये वाली एवीजी लाइन। एवीजी लाइन के ऊपर जो होती है वो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट होती है और जो नीचे होती है वो लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का निर्धारण हम पास डाटा की कैलकुलेशन पे करते हैं। इन लाइनों के वर्तमान आंकड़ों की तुलना करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा प्रोसेस नियंत्रण में है, नियंत्रण से बाहर है। कंट्रोल चार्ट 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू के लिए, दूसरे डिस्क्रीट वैल्यू के लिए। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू के लिए जो चार्ट होते हैं एक्स बार आर चार्ट, आई एक्स बार चार्ट और एक्स बार एस चार्ट बोलते हैं। और जो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए चार्ट होते हैं उनको हम पीएन चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट, क्यू चार्ट बोलते हैं। देखिए अगर हमारा सैंपल साइज 1 है
तो हम XMR चार्ट का यूज करते हैं। अगर सैंपल साइज हमारा 1 से 10 के बीच में है तो हम XBAR चार्ट का यूज करते हैं। अगर सैंपल साइज हमारा 10 से ज्यादा है तो हम XBAR चार्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही PN चार्ट जो होता है वो डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए होता है, P चार्ट होता है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव के लिए होता है, C चार्ट होता है वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के लिए होता है, और जो U चार्ट होता है वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट के लिए होता है। तो ये बेसिकली 2 टाइप के कंट्रोल चार्ट होते हैं जिनको हमने अभी डिस्कस करा। कंट्रोल चार्ट में 2 चीजें होती हैं। ये जो चार्ट है इसकी बात कर रहे हैं, XBAR चार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें बेसिकली 2 चीजें होती है, एक XBAR, दूसरा होता है रेंज, R होती है रेंज। देखिए जो ये XBAR है इसमें सेंट्रल लाइन हो गई, अपर कंट्रोल लिमिट हो गई और लोअर कंट्रोल लिमिट हो गई। इसमें क्या करते हैं हम 5 सैंपल लेते हैं, 5 सैंपल में उनका एवरेज हम यहाँ प्लॉट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ n = 5, इंडिकेट द साइज नंबर ऑफ n = 5। उसमें हम 5 जो 5 आते हैं उनके 5 का एवरेज को हम यहाँ प्लॉट करते हैं, और जो उनका जो 5 सैंपल में जो रेंज होती है, मतलब रेंज में सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम यहाँ प्लॉट करते हैं। ऐसे ही इसका एवरेज है, इसकी रेंज है, इसका एवरेज है, इसकी रेंज है। इसकी टेम्पलेट मैं आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स के एंड में टेम्पलेट भी रहेगी, वो टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है। वैसे इसमें अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है वो शो करनी है, मीन वैल्यू शो करनी है, सर्कल शो करना है। अगर हमारा कोई भी प्रोसेस कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है तो हमें सर्कल लगा के उसको शो करना है। और ये रेंज वैल्यूज है। ये प्रोडक्ट का नाम, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन कितना है उसको। इस तरह हम कंट्रोल चार्ट को बना सकते हैं। हमारा कंट्रोल चार्ट किन किन कंडीशन में अबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है, ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स को देखते हैं। अगर कोई भी पॉइंट हमारा कंट्रोल लिमिट से बाहर हो तो हमारा अबनॉर्मल ट्रेंड है। प्रोसेस सेंटर लाइन से लगातार एक तरफ चल रहा हो तो ये अबनॉर्मल ट्रेंड है। 7 पॉइंट्स लगातार एक ही तरफ आए तब भी प्रोसेस में कुछ अबनॉर्मल है। 11 पॉइंट से 10 पॉइंट सेंटर लाइन की तरफ है तो भी अबनॉर्मल है। 14 पॉइंट्स में से अगर 12 पॉइंट सेंटर लाइन की तरफ आते हैं, हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को, पर उनमें से पॉइंट्स एक तरफ आते हैं तो भी अबनॉर्मल ट्रेंड है। 20 पॉइंट्स में से 16 पॉइंट सेंटर लाइन की तरफ है तो भी अबनॉर्मल पॉइंट है। ट्रेंड लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में हो या ट्रेंड लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो भी अबनॉर्मल कंडीशन है। 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स +2 सिग्मा लिमिट के बाहर हो तो भी अबनॉर्मल कंडीशन है। जब ज्यादा पॉइंट्स 1.5 सिग्मा लिमिट की तरफ अप्रोच करें तो भी अबनॉर्मल कंडीशन है। जब एक पॉइंट और अप और एक पॉइंट डाउन कर्व को एक समय अंतराल में फॉलो करें तो ये भी अबनॉर्मल कंडीशन है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि हमारा प्रोसेस नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। अगर हमारा प्रोसेस नॉर्मल बिहेव करेगा तो ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। धन्यवाद।